गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम पढ़ेंगे ब्राजील की जल प्रणाली का अपन मानचित्र देखा। अभी अपन देखेंगे पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र। पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हैं। इनकी दिशाएं देखो, ये दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हैं। ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जाकर मिलती हैं। इन दोनों नदियों को एवं ब्राजील के दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल आपूर्ति होती है। यहाँ पर आप ये मैप देखते जाएंगे साथ में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब साओ फ्रांसिस्को, यह ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। ये भी नदी का नाम है बच्चों। इस नदी को संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र ब्राजील की सीमा में ही है, और इसका पूरा जल कहाँ पर है? ब्राजील की सीमा में ही है। ब्राजील उच्च भूमि के पूर्व भाग में ये जल ग्रहण क्षेत्र है। इस भाग में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती है। किस दिशा में बह रही है? उत्तर की ओर। और उसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिलती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही केवल नौकायान हेतु योग्य है। देखिए, साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही केवल नौकायान हेतु योग्य है ना। सिर्फ इतने पोर्शन में ही नाव वगैरह अच्छे से चल सकते हैं। अब देखिए तटीय प्रदेश की नदियां। ब्राजील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियां बहती हैं। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास होने के कारण तटीय प्रदेश में सघन अधिवास अधिवास यानी रहने योग्य भूमि के कारण ये नदियां महत्वपूर्ण है। जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या है? सघन अधिवास। उनमें परानिबा, इटापेकुरू आदि नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों को पानी की आपूर्ति ब्राजील की उच्च भूमि से होती है। पुरागुआकू नदी साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। अब देखिए, ये अपन ने पढ़ा ब्राजील का। अभी अपन पढ़ेंगे भारत। भारत का अपवाह तंत्र। भारत अपवाह तंत्र उद्गम क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। इसके पहले अपन ने देखा था कि ब्राजील के उसमें उद्गम के हिसाब से किसमें उनको वर्गीकृत किया है। अभी भारत को कितने उसमें किया? दो उसमें। एक तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मानचित्र देखिए, भारत मुख्य नदियां और झीलें। ठीक है। इसमें देखिए गंगा, गोमती सारी नदियां जो है ना, ये नदियां दी है जो ब्लू से दिया है, उद्गम क्षेत्र दिया है जो जो छोटा सा गोला बना है, उससे आपको देखना है कि कौन सी नदी कहाँ से मिलती है, कहाँ से निकलती है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे ये गंगा क्या है, अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा, है ना। उनका देखते जाइए। अब ये लूनी नदी कहाँ पर है? लूनी नदी है राजस्थान में, ये देखिए। उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? ये देखिए, यमुनोत्री से यमुना निकली है, गंगोत्री से गंगा निकली है ना। ये आपको ध्यान से देखना है और आपको ये समझ आएगा। ये जो छोटा सा गोला बना हुआ है, ये क्या उद्गम क्षेत्र है, स्थान है। और जो ये ब्लू से दी है बिरका जैसी, वो नदी है। ठीक है। हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियां विविध हिमानियों से प्रारंभ होती। हिमानी यानी क्या? हिमानी यानी बर्फ से बनी हुई, बर्फ, है ना। हिम यानी बर्फ, बर्फ से बनी हुई नदियां। इसलिए उनमें ग्रीष्म काल में भी जल का वृहत निर्वहन होता है। और हिमालय में पूरा बर्फ ही बर्फ है। वहां पर जब भी वहां पर थोड़ा सा भी गर्माहट रही, थोड़ा कुछ रहा,
तो उससे क्या होता है, जो पानी बन के बहता है तो वहाँ बर्फ बहुत है, इसलिए उन नदियों में कभी भी पानी कम नहीं होता। गंगा नदी में पानी कभी कम होता है क्या? उसको क्या बोलते हैं, सदाबहार नदियां होती है, जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से। वर्षा काल में उनमें बाढ़ आती है। ये 12 मासी नदियां, देखो मैंने क्या बताया, 12 मासी नदियां होती है। ठीक है। इस समूह में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों एवं गंगा और उसकी सहायक नदियों का समावेश है। हिमालय की अनेक नदियां हिमालय से भी पुरानी है, ऐसी अनेक भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है। इसके पीछे क्या कारण होगा, ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये आपको से जनरल प्रश्न है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी एवं व्यास पश्चिम हिमालय से अर्थात जम्मू और कश्मीर राज्य से बहती हैं। ठीक है, वे एक दूसरे के काफी समानांतर बहती है, समानांतर यानी बराबरी से। सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी सतलुज का उद्गम मानसरोवर के पास से होता है और वो पश्चिम दिशा में बहती है। सतलुज एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत में पंजाब के मैदान बने हैं। देखो कैसे पंजाब के मैदान बने हुए हैं, सतलुज एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत में पंजाब के मैदान बने हैं। सिंधु नदी आगे पाकिस्तान में जाकर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। कहाँ बहती है? गंगा नदी का हिमालय के गंगोत्री नामक हिमानी से उद्गम होता है। हिमालय पार कर मैदानों में प्रवेश करने पर वो पूर्व की ओर बहने लगती है। हिमालय में उद्गम पाने वाली गंगा की सहायक नदियां भी इसी तरह बहती हैं, यानी हिमालय में जो और नदियां निकलती है वो भी इसी तरह बहती हैं। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना का उद्गम यमुनोत्री में होता है, जो गंगा की नदी में आकर मिली हुई है। गंगा की एक और बड़ी सहायक नदी है, हिमालय के उत्तरी भाग में बहती है और हिमालय को पार कर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। जब यह हिमालय में बहती है तो इसे स्वासंग स्वासंगपो के नाम से जाना जाता है और जब वो हिमालय पर पार करती है तो उसके प्रवाह को देहांग कहते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। गंगा में अनेक सहायक नदियां समय समय पर मिलती हैं और इसलिए इसका निर्वहन बढ़ता जाता है। निर्वहन बढ़ता जाता है यानी इसका आगे बढ़ती रह रही है नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा में मिलती है। यहाँ पानी और अवसादों का बड़े पैमाने पर निर्वहन होकर बहुत विशाल त्रिभुज बना हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ नदियां भी गंगा नदी में आकर मिलती हैं। उनमें से प्रमुख है चंबल, केन, बेतवा एवं सोन नदियां। ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, त्रिभुज प्रदेश बनता है। द्विकल्पीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन हो सकता है। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी भाग है ना। प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। प्रायद्वीप नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता। ये नदियां कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं। अब यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं केरल की नदियों के मुहाने पर लंबी दूरी तक सागर का पश्च जल यानी लैगून इकट्ठा हो जाता है। इस पश्च जल के निकाय को स्थानीय लोग कयाल कहते हैं। इसको भी आप ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक, कयाल किसे कहते हैं? पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम और गति ज्यादा है। अब ये बात ध्यान रखो, पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम है और गति भी कैसी है, ज्यादा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेशों में ये समानता है। उत्तर गुजरात में खंबात की खाड़ी को मिलने वाली अनेक नदियां हैं। इनमें तापी, नर्मदा, माही एवं साबरमती का समावेश है। तापी एवं नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है। माही नदी पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। तो वहीं अरावली के दक्षिणी ढाल से निकलने वाली साबरमती उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। साथ ही अरब सागर में मिलने वाली और अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली लूनी नदी, यह नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है।
बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां देखिए कौन कौन सी है। प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी के जलोत्सर्जन क्षेत्र का भाग है। इसमें गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का मुख्य समावेश होता है। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर होता है। गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। ठीक है, इसमें ज्यादा जल है। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि में भारत में दूसरे क्रमांक पर कौन सी नदी? गोदावरी। कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में है। भीमा एवं तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है ना। इसमें विवाद भी बीच में चल रहा था, है ना। यह नदी बहुत पहले से ही सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं चोल राजाओं ने ईसवी सन की दूसरी शताब्दी में कावेरी नदी पर तिरुचिरापल्ली के पास बांध का निर्माण करवाकर कावेरी के त्रिभुज प्रदेश में सिंचन कार्य शुरू किया था। आज भी ये बांध एवं उससे निकलने वाली नहरें उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 18 पर दिया गया मानचित्र देखो, उसकी तुलना ब्राजील के प्राकृतिक संरचना के मानचित्र से कीजिए। ब्राजील में भूकंप आने की संभावना कितनी है, इस पर विचार कीजिए। ऐसे आपको थोड़ा चर्चा करना है। अब इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में अपन इसका स्वाध्याय लेंगे। जैसे आप इसके उत्तर ढूंढ के रखेंगे। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से करेक्ट आपको ढूंढना है। ब्राजील में सर्वाधिक भाग कौन सा है? कौन सा आप मुझे बताएंगे, है ना। ढूंढ के बताएंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करवाऊंगी। भारत की तरह ब्राजील में भी क्या है? अमेजन नदी का मुख्य मैदान मुख्यतः क्या है? अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है। इस नदी के मुहाने के पास क्या है? इसके पूरे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ध्यान से और इसको आप क्या करके रखेंगे? फाइंड आउट करके रखेंगे, ढूंढ के रखेंगे। इसके अगले वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज करवाऊंगी। धन्यवाद।